बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एम साइंस। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सूडोमोनास एरिजिनोसा। सबसे पहले अगर हम देखें तो सूडोमोनास जो है ये ग्राम नेगेटिव रॉड है। यहाँ पे रॉड लिखना मैं भूल गया हूँ तो आप यहाँ पे लिख लें। ग्राम नेगेटिव रॉड बैक्टीरिया है ये, रिलेटेड टू एंटाइक ट्रैक। बेसिकली ये एंटाइक ट्रैक में कोई डिजीज़ तो काज नहीं करेगा, लेकिन एंटाइक ट्रैक से रिलेटेड इसलिए है कि इसका हैबिटेट जो है वो एंटाइक ट्रैक से रिलेट करता है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इसकी माइनर स्पीशीज़ को देख लें, क्योंकि जो सूडोमोनास एरिजिनोसा है वो एक बिग स्पीशीज़ है, मेन स्पीशी है जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस करवाती है। लेकिन कुछ माइनर स्पीशीज़ भी इसमें हैं। एक है कि बरखोल्डेरिया कैपेशिया, जिसको सूडोमोनास कैपेशिया भी कह सकते हैं, और दूसरी है स्टेंट्रोफोमोनास माल्टोफिलिया यानी सूडोमोनास माल्टोफिलिया। ये दो स्पीशीज़ बहुत ही माइनर है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। आपको सिर्फ इसका नाम पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा इसकी कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये किस किस्म की डिजीज़ करवाता है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें अब यहाँ पे आएंगी। अगर आपको स्टेफलोकोकस आरियस याद हो तो उसकी तकरीबन वो वाली डिजीज़ें सारी यहाँ पे रिपीट होंगी। मैं तीन चार सबसे पहले है कि ये आउटसाइड एंटाइक ट्रैक करवाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है हैबिटेट इसका एंटाइक ट्रैक है, लेकिन उससे बाहर ये डिजीज़ करवाएगा। अब सबसे पहली है सेलुलाइटिस। अगर आपको याद हो तो स्टेफलोकोकस आरियस में भी स्किन का एक इन्फेक्शन हो रहा था, सेलुलाइटिस। लेकिन स्टेफलोकोकस आरियस के सेलुलाइटिस और इसके सेलुलाइटिस में बड़ा ही डिफरेंस है, क्योंकि इसका सेलुलाइटिस ब्लू ग्रीन कलर का होता है। अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक पिक्चर दिखाऊंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। और उसके अंदर पस बनती है, उसका कलर ये स्पेसिफिक होता है। जब भी कोई बर्न या वाउंड का इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से सेलुलाइटिस होती है, इस बैक्टीरिया की वजह से। तो इसके सेलुलाइटिस का एक मेन फीचर ये याद रखना है, ब्लू ग्रीन कलर, ताकि आप इसको स्टेफलोकोकस आरियस वाले सेलुलाइटिस से डिफ्रेंशिएट कर सकें। उसके बाद जो है दूसरी चीज़ वो है एकिथीमा गैंग्रीनोजम। ये भी स्किन से रिलेटेड है। अभी हम स्किन से रिलेटेड इसकी डिजीज़ देख रहे हैं। पहली तो सेलुलाइटिस देख ली, दूसरी अब ये गैंग्रीनोजम क्या है, ये है कि वेजिकल्स बनेंगे, प्लिस्टर्स बनेंगे, जो कि आगे चल के पुस्ट्यूल्स या नेक्रोटिक अल्सर्स में चेंज हो जाएंगे। अब एकिथीमा का क्या मतलब होता है? एकिथीमा मीन्स के पस बन जाना और इन्फेक्शन ऑफ द स्किन हो जाना, अल्सर उस पर बन जाना। यानी कि गैंग्रीनोजम मीन के जब नेक्रोसिस बहुत ज़्यादा हो जाए ब्लड सप्लाई की कम की वजह से, तो वो चीज़ अगर बन जाए और साथ में उसके एकिथीमा यानी पस वगैरह बन जाए तो उस चीज़ को बोला जाता है एकिथीमा गैंग्रीनोजम। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर भी है। ब्लैक नेक्रोटिक लीजन बन जाता है। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में इसकी भी पिक्चर देखेंगे। अभी आप सिर्फ इन डिजीज़ के नाम यहाँ पे नोट कर लें, अभी मैं आपको बहुत ही क्लियर आगे कर दूंगा। नेक्स्ट है कि नमूनिया। अब नमूनिया अगर आपको याद हो तो स्टेफलोकोकस आरियस भी करवा रहा था नमूनिया, और भी काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया हैं। स्टेफलोकोकस नमूनिया आई, इसके अलावा क्लेप्सिला नमूनिया आई, काफ़ी हैं। तो इसका जो है नोसोकोमियल है, आरियस वाला भी नोसोकोमियल नमूनिया था, तो ये चीज़ उससे रिलेटेड है इसकी। अब नमूनिया क्या होता है? बेसिकली इन्फ्लेमेटरी एक्जिड्यूट बन जाता है विद इन द इंटर एलुलर स्पेस, यानी एलुलर स्पेस के दरमियान जो इन्फ्लेमेशन के नतीजे में जो फ्लूइड बनता है, एक्जिडेट बनता है, उसको बोला जाता है नमूनिया। और ये स्पेसिफिक हॉस्पिटल एक्वायर्ड होगा, यानी नोसोकोमियल होगा। नोसोकोमियल मीन्स के 72 आवर्स के अंदर जो होता है। नोसोकोमियल मेन जो है 3 किस्म के इन्फेक्शन होते हैं, ये आपने याद रखने हैं। एक होता है नमूनिया, दूसरा होता है यूटीआई और तीसरा होता है सेप्सिस। अब आगे ये दोनों चीज़ें आएंगी अभी। उसके बाद एक और बड़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे जो इसको डिफ्रेंशिएट करती है आरियस से, ये वो है ओटाइटस एक्सटर्ना। ओटाइटस मीन जो हमारा एक्सटर्नल एयर है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाना। अब इन्फ्लेमेशन में रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, और एक्सटर्नल एयर कैनाल की। अब एक्सटर्नल एयर कैनाल कौन सी होती है कि वो ट्यूब जो कि एक्सटर्नल एयर यानी पिना और एयर ड्रम के दरमियान होती है, उसको बोला जाता है एक्सटर्नल एयर कैनाल। उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, और उसको स्विमर्स एयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो स्विमिंग करते हैं लोग उनके कान में पानी चला जाता है, तो उससे ओटाइटिस एक्सटर्ना के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से। तो ये दो डिजीज़ हो गई लंग्स से रिलेटेड, या मतलब ईएनटी से रिलेटेड आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि यूटीआई। अब आप देखें कि यूटीआई की मोस्ट कॉमन कॉज तो इकोलाई ही है, लेकिन माइनर बैक्टीरिया हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि लेस फ्रीक्वेंट पैथोजन जो हैं ये भी है। और ये क्या करता है? ये भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड है, जिस तरह इकोलाई था, स्टेफलोकोकस आरियस, ये सारे
इसके अलावा यूटीआई के अगर फीचर देखें हम तो यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्रा की इन्फ्लेमेशन करवा देना, पायलोनेफ्राइटिस, नेफ्रॉन की इन्फ्लेमेशन करवा देना, और सिस्टाइटिस यानी यूरिनरी ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन करवा देना। तो ये चीज़ इसके अंदर भी है। उसके बाद है ओस्टियोमाइलाइटिस यानी इन जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन हो जाना, उसके अंदर पेन हो जाना। अब ये चीज़ भी इसको स्टेफिलोकोकस ऑरियस की तरह ही है इसकी। उसके बाद है सेप्सिस, ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है हर बैक्टीरिया में। इसका सेप्सिस हॉस्पिटल एक्वायर्ड होता है, पेशेंट को फीवर होगा, बुखार होगा, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर लो होगा और डिसेमिनेटेड वेस्कुलर कोएगुलेशन होगी और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर यानी सेप्टिक शॉक की तरफ पेशेंट चला जाएगा। अगेन ये इतने इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है। इसके बाद एंडोकार्डाइटिस, ये चीज़ भी हमने स्टेफिलोकोकस ऑरियस में देखी थी, तो आप इसकी डिजीज़ को उसके साथ कंपेयर करके याद रख सकते हो। एंडोकार्डाइटिस मीन के जो एंडोकार्डियम जो है हार्ट का, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी वेजिटेशन यानी एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है उसकी मेट्रल वाल्व के ऊपर, तो उसको बोला जाता है एंडोकार्डाइटिस। अब अगर एज अ होल समरी हम देखें इस डिजीज़ की, तो सेलुलाइटिस ब्लू ग्रीन कलर और एकिथीमा गैंग्रेनिज्म, ये तो दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है ना। बाकी नमोनिया कॉमन है, ओटाइटिस एक्सटर्ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। ये 3 फीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी ज़्यादा इतने नहीं है। अगर आपको वो ना भी आए तो खैर है, लेकिन ये 3 फीचर आपको लाजमी पता हो। नेक्स्ट चलते हैं अभी। अब मैं आपको इन पिक्चर्स दिखाता हूँ इन डिजीज़ के, ये डिजीज़ क्या क्या थी। सबसे पहले अगर आप इस पिक्चर को देखें तो इसमें सेलुलाइटिस दिखाई गई है सूडोमोनास एरिजिनोसा की। अगर आप यहाँ पे देखें इसके कलर को देखें तो ब्लू ग्रीन कलर है, यहाँ पे पस वगैरह बन रही है, एक वाउंड इन्फेक्शन था और उसके ऊपर ये ब्लू ग्रीन पस यहाँ पे बनी हुई है, तो ये सेलुलाइटिस की पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई है। नेक्स्ट पिक्चर अगर आप यहाँ पे देखें तो एक ब्लैक नेक्रोटिक लियन दिखाया गया जिसे एकिथीमा गैंग्रेनोजम कहते हैं। अब ये 3 फीचर इनके इसके मेन है, और तीनों की पिक्चर मैंने आप यहाँ पे आपको दिखाई है ताकि आप इन 3 पिक्चर्स से इसके इन्फेक्शन को याद रख सकें। बाकी ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कॉमन है बाकी बैक्टीरिया की तरह। ये ब्लैक नेक्रोसिस यहाँ पे हुई है, एरिथीमा है, एकिथीमा, और ये अल्सर टाइप है यानी स्क्रीन जो है वो स्क्रैच कर रही है यानी, तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ पे एक्सटर्नल ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस एक्सटर्ना हमने देखा था कि जो एक्सटर्नल एयर है और जो एयर ड्रम है अंदर, उसके दरमियान जो ये इन्फ्लेमेशन हुई है इसको बोला जाता है ओटाइटिस एक्सटर्ना। तो ये 3 फीचर इसके मेन है, और इन तीनों की पिक्चर आप रिमेंबर रख सकते हैं, इसको ओस्पी के लिए भी और वैसे भी SCQ हर चीज़ के लिए, और पेशेंट के लिए भी आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि इसका हैबिटेट और ट्रांसमिशन क्या है। अगर हम हैबिटेट की बात करें यहाँ पे, तो हैबिटेट जो है इसका इन्वायरमेंटल वाटर सोर्सेज हैं, जैसे हमने देखा कि स्विमर्स में ओटाइटिस एक्सटर्ना वगैरह हो रहा था। इसके अलावा हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया हो रहा था, तो वो चीज़ जो है हॉस्पिटल रेस्पिरेटर्स यानी वेंटिलेटर्स वगैरह वहाँ से, और ह्यूमिडिफायर जो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। अब ह्यूमिडिफायर क्या होता है, वो होता है कि अगर आप ऐड मॉइस्चर करो हवा के अंदर, हवा की मतलब जो ड्राइनेस है उसको कम करने के लिए, तो उसको ह्यूमिडिफायर बोला जाता है। तो ये 2 मेन सोर्स हैं इसके, हैबिटेट हैं, वहीं से ये इन्फेक्शन फैलता है। अब ये दोनों चीज़ें आगे मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाऊंगा ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। दूसरी चीज़ है कि ये इनहेबिट कहाँ पे करेगा, स्किन पे करेगा। जैसे हमने देखा ये ब्लैक नेक्रोटिक लियन एकिथीमा गैंग्रेनोजम करवा रहा था, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पे करेगा यानी नेजोफेरेंक्स से अपर पार्ट ऑफ द वोकल कार्ड तक, और वहाँ पे नमूनिया देखा हमने और ओटाइटिस एक्सटर्ना देखा। इसके अलावा कोलोन में ये करवाएगा, कोलोन में ये डिजीज़ नहीं करवाता, बेसिकली वहाँ से डेसिमिनेट करता है सेप्सिस और फिर यूटीआई करवाता है अमूमन 10% ऑफ द पीपल। तो हैबिटेट जो है इसका वाटर सोर्सेज हैं, और कहाँ कहाँ पे हैबिटेट करता है, इनहेबिट करता है, वो चीज़ भी आपने देख ली। उसके बाद है ट्रांसमिशन। अगर हम ट्रांसमिशन इसकी देखें तो सबसे पहले अगर हम जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं उनकी ट्रांसमिशन देखें तो वाटर एरोसोल्स। अब वाटर एरोसोल्स क्या होते हैं, यानी हवा में जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स का मतलब फैल जाना, उससे अगर हम इनहेल करेंगे तो हमें नमूनिया वगैरह होने के चांसेस हैं। इसके अलावा एस्पायरेशन, यानी हम कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट, ऐसी चीज़ जो कि हवा के अलावा है उसको ब्रीथ करते हैं, या ऐसी फूड कोई खाते हैं जो कि हमारी ग़िज़ा की नाली में चली जाती है, तो उसकी वजह से जो है एस्पायरेशन और नमूनिया होने के चांस हैं। उसके बाद है एक्वेटिक वाटर, जैसे हमने देखा स्विमर्स में बहुत ज़्यादा ओटाइटिस एक्सटर्ना हो रहा था, तो वो चीज़ यहाँ पे कॉमन है। उसके बाद है नोसोकोमियल हॉस्पिटल एक्वायर्ड भी हमने देखा। अब हॉस्पिटल एक्वायर्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं कि स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनका 3rd डिग्री बर्न्स हो। अब ये 3rd डिग्री बर्न क्या होता है
ये आगे मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा। ये होता है कि अगर आपकी जो स्किन है वो एपिडर्मिस भी लॉस हो गई, उसके बाद डर्मिस लॉस हो गई, उसके बाद मसल टेंडन बोन नज़र आ गए, नर्व सप्लाई बिल्कुल लॉस हो जाती है 3rd डिग्री बर्न में, उसको बोला जाता है। और उसके नतीजे में जो है ये नोसोकोमियल इन्फेक्शन होते हैं। इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये भी एक हेरिडिटरी डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि स्टिक म्यूकस हो जाती है जो कि लंग्स में क्लॉग कर जाती है या ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है पैंक्रियाज को, तो ये चीज़ भी नमूनिया की तरफ लेके जाएगी पेशेंट को। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं ईएनटी से रिलेटेड डिजीज़ के लिए। अगर हम नेक्स्ट देखें कि स्किन से रिलेटेड ट्रांसमिशन कैसे होगी, कि स्फेयर बर्न्स होगा, उसके बाद फिर सेलुलाइटिस हमने देखा, एकिथीमा गैंग्रियोनिज्म देखा, न्यूट्रोपीनिया अगर हो गया यानी लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स, बॉडी का डिफेंस सिस्टम कम हो जाएगा, तो जाहिर बात है कि स्किन के इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होंगे। तो हमने स्किन के इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन भी देख ली। अब हम देखते हैं कि यूटीआई की ट्रांसमिशन कैसे होगी। फीकल कंटेमिनेशन से होगी, सेंडिंग स्प्रेड होगा फीकल फ्लोरा से, और फिर वो डेस्टिनेट करके यूटीआई में आएगा, यूरिनरी ट्रैक में आएगा और वहाँ से यूटीआई हो जाएगी। अगर हम सेप्सिस की देखें या ऑस्टियोमाइलिटिस की ट्रांसमिशन देखें तो उसमें आईवी ड्रग यूजर्स और डायबिटिक पेशेंट, तो उसमें बहुत ज़्यादा सेप्सिस वगैरह और ऑस्टियोमाइलिटिस के चांस हैं। बेसिकली ये जो ट्रांसमिशन है, ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स भी आप इनको कह सकते हैं कि जो इस डिजीज़ को होने का बायस बनेंगे। तो यहाँ पे अगर ट्रांसमिशन में अगर हम याद रखें तो ये 4 चीज़ें हमने जो है ईएनटी से रिलेटेड डिजीज़ के लिए, और ये स्किन से रिलेटेड बर्न्स, और यूटीआई से रिलेटेड फीकल कंटेमिनेशन, और आईवी ड्रग यूजर सेप्सिस के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे अगर आप इस पिक्चर को देखें तो यहाँ पे एक वेंटिलेटर दिखाया गया है, और यहाँ पे जो है ह्यूमिडिफायर आप यहाँ पे देखें, ये लिक्विड पार्टिकल्स जो हैं एयर में जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे बर्न्स दिखाया गया है कि 1st डिग्री बर्न आप देखें सिर्फ एपिथेलियम, 2nd डिग्री में डर्मस लॉस हो गए, और 3rd में जो है बिल्कुल मसल्स वगैरह बोन्स एक्सपोज हो गई हैं और नर्व सप्लाई बिल्कुल लॉस्ट हो चुकी है। तो कुछ इस तरह ये 3 डिग्री बर्न्स होते हैं। और नेक्स्ट अगर हम चलें इसकी पैथोजेनेसिस देखें तो जितनी भी हमने डिजीज देखी, चाहे वो स्किन की हो, चाहे वो लंग्स की हो, चाहे वो हार्ट की हो, चाहे वो ब्लड की हो, यूटीआई हो, सब के सब में विरुलेंस फैक्टर्स आपने याद रखने हैं। सबसे पहले एंडोटॉक्सिन, मोस्ट कॉमन, फीवर, शॉक, सेप्सिस, ये तीनों चीज़ें करवाएगा। दूसरी चीज़ है कि एक्सोटॉक्सिन, मतलब इसमें एक्सोटॉक्सिन एंडोटॉक्सिन दोनों होते हैं। एक्सोटॉक्सिन स्पेसिफिकली ए होता है। अब एक्सोटॉक्सिन ए है, हमने डिप्थेरिया में भी देखा था, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया, उसकी तरह का ये होता है। सेम पैथोजेनेसिस करवाएगा, इनएक्टिवेट करेगा एलोंगेशन फैक्टर जो कि प्रोटीन सेंसिस में इन्वॉल्व है, उसको इनहिबिट कर देगा। इसके 2 पार्ट होते हैं, हमने देखा था। सबसे पहला है सब यूनिट ए और दूसरा होता है सब यूनिट बी। सब यूनिट ए एडीबी राइबोसाइलेशन करवाएगा, यानी ऐड करेगा एडीबी राइबोस को एलोंगेशन फैक्टर के साथ। उसके बाद सब यूनिट बी क्या करेगा कि बाइंड करेगा टॉक्सिन के साथ और सेल सरफेस रिसेप्टर्स के साथ। तो ये 2 मेन विरुलेंस फैक्टर हैं, एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन ए। कुछ और भी होते हैं इसमें, पिलाई एंड कैप्सूल। अब ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अगर आपको याद हो तो कैप्सूल हमने काफ़ी बैक्टीरिया में अभी तक देख चुके हैं। एक विरुलेंस फैक्टर है जो कि अटैचमेंट में हेल्प करता है और फेगोसाइटोसिस नहीं होने देता, और जाहिर बात है फेगोसाइटोसिस नहीं होगी तो इम्यून रिस्पॉन्स कम होगा और इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। अगली चीज़ है ग्लाइकोकैलेक्स। अब ये चीज़ हमने निजेरिया मेनिंजाइटिस में भी देखी थी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में देखी। ये ग्लाइकोकैलेक्स ये याद रखना कि किन किन बैक्टीरिया में होता है। आप कैप्सूल भी याद रख सकते हैं किन किन बैक्टीरिया में होते हैं। अब जो ग्लाइकोकैलेक्स है वो क्या करेगा, वो प्रीडोमिनेट करेगा उन पेशेंट्स में जिनको सिस्टिक फाइब्रोसिस है। जैसे हमने देखा कि जो लंग्स में और पैंक्रियाज में यहाँ वहाँ पे क्लॉग बन रहे थे, तो उसमें ये चीज़ इन्वॉल्व है। तो एज अ होल पैथोजेनेसिस में इसके अलावा टाइप 3 सेक्रेशंस भी होती हैं। अब ये लिस्ट ऑफ बैक्टीरिया भी आप याद रख सकते हैं कि कौन कौन से बैक्टीरिया में टाइप 3 सेक्रेशंस होती हैं। एक ये हो गया, इसके अलावा यर्सीनिया पेस्टिस हमने देखा था, इकोलाई में भी होता है, शिगेला हो गया, साल्मोनेला हो गया, इन सब में टाइप 3 सेक्रेशंस होती हैं। तो इस बैक्टीरिया में भी हो रही हैं, लेकिन इसकी जो है मोर वेरुलेंस है टाइप 3 सेक्रेशंस उन बैक्टीरिया की निस्बत। तो पैथोजेनेसिस में 2 टॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन, और पिलाई कैप्सूल, ग्लाइकोकैलेक्स और टाइप 3 सेक्रेशंस, ये सारी की सारी अभी तक जितनी भी हमने अभी तक बोर बैक्टीरिया में पढ़े सब की सब कंपाइल करके इस बैक्टीरिया की पैथोजेनेसिस में सबके नाम हम लिख सकते हैं। उसके बाद जो है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी ग्राम नेगेटिव रॉड है, ठीक है।
उसके बाद ऑब्लिगेट एनारोब है, यानी लाजमी है इसके लिए ऑक्सीजन का मौजूद होना इसकी ग्रोथ के लिए, इसकी मतलब पैथोजेनेसिस के लिए। उसके बाद इसमें बड़ा ही स्पेसिफिक एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं पायोवर्डन या पायोसाइनिन, एक चीज़ होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, बहुत ही ज़्यादा मेन कैरेक्टरिस्टिक है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे हम कह सकते हैं। ब्लू ग्रीन पिगमेंट जैसे हमने देखा सेलुलाइटिस में जो पस बन रही थी वो ब्लू ग्रीन पस थी, तो वो पायोसाइनिन की वजह से ही बनती है। इसके अलावा पायोवर्डिन, उससे अगर कुछ स्मेल आएगी तो फ्रूटी ग्रीन ऑर्डर आएगी। ग्रीन ग्रेप का कलर भी आपको पता है कि वो भी ग्रीन ही होता है, तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। पायोवर्डिन और पायोसाइनिन इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा ऑब्लिगेट एरोब सॉरी। उसके बाद लेबोरेटरी डायग्नोसिस में अगर हम सबसे पहले जनरल टेस्ट देखें, ग्राम स्टेनिंग कर सकते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो ग्राम पॉजिटिव से अलग करने के लिए। उसके बाद यूटीआई के लिए हम कल्चर कर सकते हैं क्वांटिटेटिव। उसके बाद सेप्सिस के लिए हम ब्लड या पस वगैरह का कल्चर कर सकते हैं। अब ये तो है जनरल टेस्ट। अगर हम थोड़ा सा स्पेसिफिक देखें, जैसे फैमिली एंटेरोबैक्टर में हम देख रहे थे, ये है नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग। कुछ बैक्टीरिया हमने देखे जो कि नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो उसमें जो है ये कलरलेस कॉलोनीज बनाएंगे मैकोनिकी एगार में। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, आपने ठीक कर लेने। ईएसिन मिथाइल ब्लू या मैकोनिकी एगार में ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज देते हैं। उसके बाद हम बायोकेमिकल टेस्ट कर सकते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बाकी नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग से, क्योंकि और बैक्टीरिया भी हमने देखे नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग आ रहे थे। इसके अलावा टीएसआई एगार हम कर सकते हैं, ट्रिपल शुगर आयरन एगार। उसमें बड़ा ही स्पेसिफिक टेस्ट है इसका, उसमें अल्कलाइन स्लैंट और अल्कलाइन बट होती है इसमें। अब तक हम देख रहे थे किसी में एसिड स्लैंट या एसिड बट हो रहा था, लेकिन ये एक वाहिद बैक्टीरिया है जिसके अंदर अल्कलाइन स्लैंट और अल्कलाइन बट होती है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके साथ कोई गैस या H2S नहीं बनेगी, क्योंकि कोई FES वगैरह नहीं बन रहा होता बट के अंदर। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक टेस्ट है TSI एगार वाला। नेक्स्ट देखते हैं कि ऑक्सीडेज पॉजिटिव भी ये होता है, यानी इसके अंदर ऑक्सीडेज एजेंट जो हमने डाला था फिल्टर पेपर पे, आपको याद हो कि निजेरिया मेनिंजाइटिस में हमने देखा था, गोनोरिया में, उन दोनों में भी वो दोनों भी ऑक्सीडेज पॉजिटिव थे, तो उसके अंदर ये टेस्ट हमने किया था और एक कलर वगैरह बन रहा था। तो वो चीज़ इस बैक्टीरिया में भी होती है और ये डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया अदर मेंबर्स ऑफ एंटेरोबैक्टर फैमिली। यानी एंटेरोबैक्टर में कोई भी ऐसा बैक्टीरिया नहीं है जो कि ऑक्सीडेज पॉजिटिव हो, ये वाहिद बैक्टीरिया जो कि ग्राम नेगेटिव रॉड है और ऑक्सीडेज पॉजिटिव है। उसके बाद ये है कैटालेज पॉजिटिव। अब ये टेस्ट भी अगर आपको याद हो तो स्टेफिलोकोकस आरियस जो था और वो भी कैटालेज पॉजिटिव था, और भी बैक्टीरिया हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये कैटालेज क्या होता है कि कैटालेज जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन करवा के वाटर और ऑक्सीजन बना देता है। तो जो मेन इसमें स्पेसिफिक बहुत मोर स्पेसिफिक टेस्ट है वो TSI एगार है। बाकी नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग हो गए, और ये चीज़ हमने और बैक्टीरिया में भी देखी थी, तो आप इस चीज़ में ये चीज़ें कॉमन लिख सकते हैं। अगर हम इसकी यहाँ पे अगर आप एक एगार प्लेट को देखें तो इसके अंदर जो है ब्लू ग्रीन पिगमेंट यहाँ पे दिखाया गया है सूडोमोनास एरिजिनोसा का, तो ये एगार के अंदर कुछ इस तरह का कलर पेश करता है। ट्रीटमेंट में अगर हम देखें इसकी, तो एंटी सूडोमोनल पेंसिलिन का एक ग्रुप हमारे पास पाया जाता है जो कि सेल वाल इनहिबिटर पेंसिलिन है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। इसके अलावा अमाइनोग्लाइकोसाइड्स यानी प्रोटीन सेंसिस इनहिबिटर भी हम दे सकते हैं। अब अगर हम एंटी सूडोमोनल पेंसिलिन्स में देखें तो पेपरासिलिन या टैजोबैक्टम और भी ज़्यादा हैं, तो आप वो चीज़ दे सकते हैं। साथ में अगर कंबाइन करें तो अमाइनोग्लाइकोसाइड में से जेंटामाइसिन आप कंबाइन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी कम्बिनेशन है, ये इसकी डिजीज़ में दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके बाद फ्लोरोक्विनोलोन यानी DNA सेंसिस इनहिबिटर वो भी दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें सेल वाल इनहिबिटर, प्रोटीन सेंसिस इनहिबिटर और DNA सेंसिस इनहिबिटर, तीनों तरह के इनहिबिटर आप यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि इसकी डिजीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन, मतलब बहुत ज़्यादा हैं और हर तरह से उस डिज़ीज़ को कवर किया जाता है ट्रीटमेंट में। इसके अलावा रेजिस्टेंस का खास ख्याल रखना है, वो बहुत ज़्यादा कॉमन है प्लाज्मा इनकोडेड एंजाइम्स की वजह से और बीटा लैक्टामेजेस यानी एसिटाइलेटिंग एंजाइम्स की वजह से। इसके अलावा सेंसिटिविटीज़ टेस्ट कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स के, ताकि सही से सही एंटीबायोटिक्स को सिलेक्ट किया जा सके। तो नेक्स्ट अगर हम प्रिवेंशन इसकी देखें तो ट्रांसमिशन ही प्रिवेंशन होती है कि ट्रांसमिशन को रोकते हैं, तो प्रिवेंशन हो गई।
वाटर की डिसइंफेक्शन कर सकते हैं, यानी उसके अंदर डिसइंफेक्टेंट डाल के उसके बैक्टीरिया को ख़त्म कर दें, किल कर दें। और हॉस्पिटल्स में ख़ासकर जो वेंटिलेटर्स और ह्यूमिडिफायर्स और वो चीज़ें हो गई उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हैंड वॉशिंग, हाथ धोने बहुत ज़्यादा लाजमी है इसके इन्फेक्शन से बचने के लिए। और यूटीआई और जो सेप्सिस वगैरह हमने देखी उसके लिए प्रॉम्प्ट रिमूवल ऑफ यूरिनरी या इंट्रावेनस कैथेटर को सही वक्त पे और आराम से अगर उसको रिमूव किया जाए तो उससे आप इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो जहाँ पे हुआ ये बैक्टीरिया ख़त्म, और हम इसका भी एक क्विकली रिव्यू करते हैं ताकि हमारा बैक्टीरिया जो है आसान वे में क्लियर हो जाए। सूडोमोनास एरिजिनोजा जो है वो ग्राम नेगेटिव रॉड है रिलेटेड टू एंटेरिक ट्रैक। यहाँ पे रॉड आपने लिख लेना है। माइनर स्पीशीज़ इसकी जो हैं वो हैं सूडोमोनास कैपेशिया और सूडोमोनास माल्टोफिलिया। ये इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं होती। डिजीज़ में जो है इसमें आउटसाइड एंटेरिक ट्रैक ये डिजीज़ करवाता है। सेलुलाइटिस तो करवाएगा लेकिन ब्लू ग्रीन कलर वाली होगी जो कि इसको डिफरेंशिएट करेगी स्टेफ आरिस की सेलुलाइटिस से। दूसरा स्पेसिफिक फीचर है कि एकिथीमा गैंग्रियोनोजम यानी ब्लैक नेक्रोटिक लीजन बनेंगे। फिर है कॉमन कुछ निमोनिया हो जाएगा, ओटाइटिस एक्सटर्ना फिर स्पेसिफिक डिजीज़ है। उसके बाद यूटीआई लेस कॉमन है, ऑस्टियोमाइलाइटिस लेस कॉमन, सेप्सिस लेस कॉमन और एंडोकार्डाइटिस भी लेस कॉमन है। अब जो तीन मेन डिजीज़ ये करवाता है ना, सेलुलाइटिस ब्लू ग्रीन, उसके बाद एकिथीमा गैंग्रियोनोजम और आखिरी ओटाइटिस एक्सटर्ना। हैबिटेट में हमने देखा कि इसका हैबिटेट जो है एनवायरमेंटल सोर्सेज यानी वेंटिलेटर्स वगैरह और ह्यूमिडिफायर्स वगैरह हैं। इनहैबिट ये स्किन पे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और कोलोन पे करता है। ट्रांसमिशन में हमने देखा कि नमूनिया जो है वो वाटर एयरोसोल, एस्पायरेशन, एक्वेटिक वाटर और नोसोकोमियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। अब नोसोकोमियल इन्फेक्शन 3rd डिग्री बर्न्स और सिस्टिक फाइब्रोसिस में बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा स्किन के इन्फेक्शन स्फीयर बर्न्स और न्यूट्रोपीनिया की वजह से होते हैं। यूटीआई जो है वो फीकल कंटेमिनेशन से होगा, और जो सेप्सिस वगैरह है वो आईवी ड्रग यूजर्स और डायबिटिक पेशेंट्स की वजह से होगी। उसके बाद यहाँ पे ये वेंटिलेटर्स हो गए, ये ह्यूमिडिफायर हो गए और ये बर्न्स हो गए। पैथोजेनेसिस में जो है एंडोटॉक्सिन है जो कि सेप्सिस करवाएगा। एक्सोटॉक्सिन ए डिप्थेरिया वाला होता है। उसके 2 सब यूनिट होते हैं, सब यूनिट ए, सब यूनिट बी। पिलाई और कैप्सूल भी हैं, ग्लाइकोकैलेक्स भी है और टाइप 3 सेक्रीशंस भी हैं। अगेन इनकी इससे रिलेटेड बैक्टीरियाज के नाम आपको याद हों। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा कि ग्राम नेगेटिव रॉड तो है लेकिन ऑब्लिगेट एरोबिक है, पायोवर्डिन और पायोसाइनिन है। ये 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। बॉडी डायग्नोसिस में हमने देखा कि जनरल टेस्ट ग्राम स्ट्रेनिंग करेंगे, क्वांटिटेटिव कल्चर ऑफ यूरिन कर सकते हैं यूटीआई के लिए, ब्लड और पस का कल्चर सेप्सिस के लिए कर सकते हैं। स्पेसिफिक टेस्ट में नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है, बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। टीएसआई अगार में जो है मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट टीएसआई अगार अल्कलाइन स्लैंट और अल्कलाइन बेड बनाएगा विद नो गैस, और ऑक्सीडेज पॉजिटिव भी है और कैटालेज पॉजिटिव भी है। उसके बाद ये अगार है सूडोमोनास एरिजिनोसा का, ब्लू ग्रीन पिगमेंट यहाँ पे शो करता है। उसके बाद ट्रीटमेंट में जो एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन दे सकते हैं, सेलवाल इनहिबिटर, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, प्रोटीन सेंसिस इनहिबिटर और फ्लोरोक्विनोलॉन्स यानी डीएनए सेंसिस इनहिबिटर। रेजिस्टेंस भी इसमें होती है और सेंसिटिविटी भी हमने चेक करनी है। प्रिवेंशन में हमने देखा कि डिसइंफेक्शन कर सकते हैं, वाटर रिलेटेड इक्विपमेंट्स की हैंड वॉशिंग कर सकते हैं, और यूटीआई से बचने के लिए प्रॉम्प्ट रिमूवल ऑफ यूरिनरी और इंट्रावेनस कैथेटर। तो यहाँ पे हुआ ये बैक्टीरिया ख़त्म। आई होप कि आपका ये बैक्टीरिया की तकरीबन हर चीज़ यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रह गई है। तो फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर समझ आ गया लेक्चर तो इस वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें और साथ अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा हो। और जो है आपने इस चैनल पे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो इस चैनल की मिस ना कर सकें। इसके अलावा आप जो बाकी बैक्टीरिया अभी तक हो चुके हैं आप उनकी वीडियोस भी यहाँ पे आके देख सकते हैं। आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट भी मिल जाती है और वीडियो के सेक्शन में भी आपको तमाम वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगी जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा आसान वे में समझाया गया है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स मिल जाएंगे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ वहाँ जाके भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट किसी बैक्टीरिया की वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।